प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत एमए सेकंड सेमेस्टर के लिए उसके तीसरे यूनिट से एक टॉपिक को चुनते हैं, जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एंड द क्राउन। कंपनी और क्राउन की सत्ता के अंतर्गत शासन का एक मूल्यांकन करना है हमें। तो सर्वप्रथम हम 1857 की क्रांति पर एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहेंगे। 1857 की क्रांति भले ही अपने आप में संपूर्ण नहीं थी, भले ही वो अपने आप में सफल भी नहीं थी, लेकिन एक चीज तो तय है, यह 1857 की क्रांति ने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी थी और इसलिए ब्रिटिश हुकूमत यह सोचने के लिए मजबूर थी कि कंपनी शासन अपने आप में भारतीय को गवर्न करने के लिए सक्षम नहीं है। अतः कंपनी शासन में अब हस्तक्षेप का समय आ गया है। अब कंपनी के शासन को हस्तगत करने की तैयारी होने लगी थी और यह शासन क्राउन के द्वारा संचालित होना था। तो सर्वप्रथम हम कहेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद औपनिवेशिक ढांचे में, भारतीय औपनिवेशिक ढांचे में एक बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है और यह परिवर्तन कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन सत्ता में जो कंपनी का शासन था यहाँ पे, अब उसको क्राउन के अधीन लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें सबसे पहला काम होता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से भारत के शासन को संपादित किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है, अब वो सीधे क्राउन के हाथ में आ जाता है। तो एक तरह से जो डायरार्की रूल है, जो द्वैत शासन है भारत में, उस द्वैत शासन की समाप्ति हो जाती है। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारतीय प्रशासन के लिए एक नया पद सृजित किया जा रहा है और वो पद है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। ये भारत सचिव होता था, जिसके अधीन उसकी सहायता और उसके मंत्रणा के लिए एक काउंसिल, एक परिषद की नियुक्ति होती थी। परिषद में कुल सदस्यों की संख्या तो 15 थी, लेकिन इस परिषद में कम से कम 9 सदस्य वैसे होने थे जिन्हें भारत में 10 वर्षों तक रहने का अनुभव हो और जिसे भारत छोड़े भी लगभग 10 वर्षों से ज़्यादा नहीं हुआ हो। यानी कि भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज को वो भारत से लौटने के बाद कहीं भूल तो नहीं गया है, इसलिए ये 10 वर्षों की अवधि रखी गई थी कि 10 वर्षों बाद सामान्य तौर पे आदमी की स्मृति थोड़ी थोड़ी सी तो धूमिल हो ही जाती है अगर 10 वर्षों का गैप है तो। इसके बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया का प्रसिद्ध उद्घोषणा होता है, डिक्लेरेशन होता है विक्टोरिया का, और इस उद्घोषणा में वह एक साथ भारतीय रियासतों, कुलीनों को यह आश्वासन देती है कि उसके साथ पूर्व में की गई सभी संधियों को अक्षुण्ण रखा जाएगा। उसके साथ ही वो एक तरफ तो कुलीनों की यथास्थिति को रखने के लिए वो कमिटेड है और दूसरी तरफ वह जन सामान्य के लिए भी उसकी प्रगति का वादा कर रही है। इसको भारतीय इतिहासकारों ने, भारतीय विद्वानों ने विरोधाभास बतलाया। यह एक दूसरे के विरोधाभास है। कंपनी की मंशा इससे प्रकट हो जाती है कि एक साथ ही वो कैसे भारतीय रजवाड़े और कुलीनों का भी हित चाहती है और दूसरी तरफ
भारतीय जनमानस को भी वो खुश रखना चाहती है। तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों के हित जो हैं वो परस्पर टकराते थे। फिर आगे 1876 के राजकीय उपाधि अधिनियम के माध्यम से भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की विशिष्ट स्थिति को स्वीकार किया जा रहा है। ये काफी अहम अधिनियम था। इसमें पावर ऑफ सुप्रीमेसी की बात की गई, थ्योरी ऑफ सुप्रीमेसी की बात की गई। इसमें इसका मतलब यह था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य होगी उसके पैरेलल जितने भी हिंदुस्तानी राज्य रजवाड़े होंगे उसमें उनकी स्थिति सर्वोच्चता की होगी, सुप्रीमेसी की स्थिति होगी। इसका मतलब सीधे सीधे यह हुआ कि भारतीय राजे महाराजाओं में से कोई भी ब्रिटिश महारानी के समकक्ष या पैरेलल का व्यक्ति नहीं होगा। यही थ्योरी ऑफ सुप्रीमेसी कहलाता है। ये 1876 के राजकीय उपाधि अधिनियम में क्लियर कर दिया गया था। तो इस तरह से देशी शासकों की वास्तविक स्थिति अब सामंतों की तरह हो गई थी, जिसकी साम्राज्ञी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। फिर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही उनका स्तर और उनकी उपाधियों को निर्धारित किया जाना शुरू हुआ। भारत के शासन के लिए गवर्नर जनरल की उत्तरदायी रहा, किंतु अब वह कंपनी के बदले क्राउन का प्रतिनिधि हो गया था और अब उसका नाम हो गया था वाइसराय। प्रांतों में गवर्नरों की स्थिति पूर्ववत बनी रही और उनके अधिकार भी उसी तरह से रहे। फिर हम यह भी देखते हैं कि आगम में भारत सचिव और उसके परिषद की बेहतर पकड़ भारतीय प्रशासन पर नहीं हो पाई थी। इसका कारण था कि ब्रिटेन और भारत के बीच लंबी भौगोलिक दूरी थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा लंदन से भारतीय प्रशासन को आप संचालित नहीं कर सकते हैं। यूरोप और हिंदुस्तान के बीच लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी है, जिसको कम से कम 3 से 6 महीने के बीच में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो तय किया जाता था। ऐसी स्थिति में अगर एपेक्स बॉडी लंदन में बैठी हुई है, वहां से लॉ एंड ऑर्डर को हिंदुस्तान में किस तरह से मेंटेन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। तो इस तरह से जो इसमें एक लंबा कम्युनिकेशन गैप होगा, उससे प्रशासन पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पकड़ ढीली पड़ जाती थी। यही समस्या था। तो इसीलिए अब क्या किया जा रहा था कि जब 1869 ईस्वी में सुएज कैनाल का निर्माण होता है, तो अब नौ परिवहन में वाष्पचालित जहाजों का प्रयोग शुरू होने से हिंदुस्तान और यूरोप के बीच की दूरी घट गई। और अब तो जब 1870 ईस्वी में अटलांटिक ओशन में जब केबल बिछाया जा रहा है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच में और बेहतर संपर्क कायम किया जा सका। तो ये अपने आप में कुछ चेंजेस को दर्शाते हैं। प्रशासन के संचालन के वायसराय को विवेकाधिकार दिया गया, कुछ प्रिविलेजेस दिए गए। अतः लॉर्ड कैनिंग के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन में एक समविभागीय व्यवस्था आया, जिसको डिपार्टमेंटल सिस्टम कहा जाता है। यानी कि अब कई सारे डिपार्टमेंट बनाए गए और हर डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज होता था, और अब वो स्वतंत्र रूप से उस विभाग से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग करता था। ये डिपार्टमेंटल सिस्टम है कैनिंग का। तो इस तरह से देखें तो इसके अतिरिक्त विधायन कार्यों के संचालन के लिए वायसराय की परिषद में कुछ और अतिरिक्त सदस्य जोड़ दिए जाते हैं। 1861 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर भी 6 अतिरिक्त सदस्य की विधि निर्माण के लिए जरूरत पड़ रही है, जोड़े जा रहे हैं। यद्यपि कई बातों में केंद्र का वर्चस्व विधि निर्माण में एक तरह से अधिक था। 1870 के दशक में वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई, यानी कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। इस प्रक्रिया में लॉर्ड मेयो का पहला नाम आता है। इसी के साथ स्थानीय स्वशासन की भी शुरुआत होती है, लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। हम लोग बीए फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे लोकल गवर्नमेंट की बात, जो चोलों के शासन के समय शुरू हुआ था। आज हम लोग 1870 में इस चीज को यथावत देख रहे हैं। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन ला दिया जाता है। सूक्ष्म विश्लेषण के पश्चात ऐसा ज्ञात होता है
कि स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास के लिए वित्तीय और राजनीतिक कारण उत्तरदायी थे। उदाहरण के लिए स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से सरकार ने क्षेत्रीय स्तर के समस्याओं के निवारण के लिए काम करना शुरू कर दिया था। इसके अतिरिक्त सरकार का बल कुछ भारतीयों को निचले स्तर के प्रशासन से जोड़कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष को कम करना था। फिर 1858 के पश्चात सैन्य व्यवस्था में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं और इसका उद्देश्य था कि भविष्य में 1857 जैसा रिवोल्ट न हो पाए। प्रथम, सैन्य व्यवस्था में भारतीय तत्वों को ब्रिटिश तत्वों से संतुलित करने का प्रयास किया गया। उदाहरण के लिए बंगाल की सेना में ब्रिटिश सैनिकों और भारतीय सैनिकों के रेजिमेंट का गठन जाति और नस्ल के आधार पर किया जा रहा है। तीसरे, संयुक्त प्रांत एवं बिहार में जो राजनीतिक दृष्टि से सजग क्षेत्र थे, सैनिकों की नियुक्ति को हतोत्साहित किया गया, क्योंकि यही दोनों राज्य थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसीलिए दोबारा जब नियुक्ति हो रही है तो इन दोनों राज्यों को इग्नोर किया जा रहा है। अंत में तोपखाना जैसे महत्वपूर्ण विभाग ब्रिटिश रेजिमेंट के अंतर्गत रखा जा रहा है, क्योंकि 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों को इस विभाग ने काफी नुकसान पहुंचाया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 के पश्चात प्रचलित प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। फिर भी इस परिवर्तन को ऊपरी और सतही ही कहा गया, क्योंकि जो भी परिवर्तन हुए थे, ये सारे परिवर्तन में देखा जाए तो ये औपनिवेशिक ढांचे के अंतर्गत ही परिवर्तन किए गए थे। इसमें प्रशासन का उद्देश्य पूर्ववत बना रहा और भारत का अब भी औपनिवेशिक शोषण जारी रहा। तो इस तरह से इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि 1857 के बाद निश्चित रूप से ब्रिटिश अधिकारी ब्रिटिश शासक यह सोचने के लिए मजबूर हुए, लेकिन उन्होंने भारतीय प्रशासन का जो मुख्य चरित्र था उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं लाया। जो भी बदलाव लाया वो ऊपरी स्तर पर और बहुत ही मामूली बदलाव थे। तो फिर आगे की वीडियो हम लोग जारी करेंगे। अभी आप लोग इस पर गहन मंत्रणा करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।